हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जेएस गुरु पर। और आज ये हमारा बीपीएससी पुनर्लोकन सीरीज का पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए हम लोग अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ये एक संघीय न्यायालय है। न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है हमारा कौन सा एक सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। इसमें से सी गलत है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपील अंततः सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये हमारा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को आप करंट के हिसाब से ही करिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये हो जाता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की एज क्या है? तो ये हो जाएगा 65। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 और उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की वो एज 62 62। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये है संसद के पास। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें का 1 और 3 सही है। सुप्रीम कोर्ट एक कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम पद्धति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लिखित है।
और ध्यातव्य कॉलेजियम पद्धति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश। और विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता क्षेत्र आरंभिक अधिकारिता का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। वहीं अनुच्छेद 132 से 136 तक क्या दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद? 132 से 136 तक का अनुच्छेद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राज्यपाल। भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी प्रावधान के रूप में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ पहले कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर के जम्मू और कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख के सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा। याद रखिएगा, पहले कार्यपालिका वहाँ के सदर रियासत के स्थान पर सदर रियासत नाम से जानी जाती और अब राज्यपाल के नाम से, तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत वहाँ पे क्या किया गया कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य का 2 संघराज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहाँ उप राज्यपालों का प्रावधान कर दिया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है कौन सा सही सुमेलित मिले थे। 1 और 2 राजस्थान कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप लोग करंट का भी एक लगा सकते हैं आंकड़ा कि हाँ कैसे कहाँ से किस टाइप के करंट पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में नहीं थे। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे आहूत करेगा। अनुच्छेद 174(1) के तहत और 174(2) के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान या विधानसभा का विघटन कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के तहत राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो डी केवल 4। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। जैसे कि आप लोगों ने इस लाइन का मतलब हुआ कि जैसे आप लोग देखा होगा कि
6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि अन्य राज्यों में नहीं है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका विधानमंडल एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। जैसे हम लोग लोकसभा को भी जानते हैं कि लोकसभा निम्न सदन होती है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा, शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा। अंततः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ए अनुच्छेद 170। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केवल 4। बिहार में। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, अन्य में नहीं है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के। अनुच्छेद 164(2) के तहत। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है?
विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। अनुच्छेद 210(1) के तहत और अनुच्छेद 177 के तहत क्या लिखा गया है कि महाधिवक्ता विधायिका की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग तो ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। आप पार्ट 2 की स्लाइड्स हमारे ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 इसमें जो पॉलिटी का हमने करवाया उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक पूरी स्लाइड ही उसकी करवाई है कि हाँ उसमें ये क्या होता है, इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग वो वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, इससे पहले का पार्ट नंबर 2। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबंधित करता है तो राष्ट्रपति को। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी, जैसे हम गुवाहाटी कहते हैं, तथा बम्बई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्र अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि बम्बई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव और गोवा में है। तो सी और डी दोनों सही है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, तो ये इसको देगा स्वत्व अधिकार मुकदमा, टाइटल 4। ये सारे हमारे करंट से क्वेश्चन हैं, तो आप लोग करंट पे फोकस करिएगा बहुत ज़्यादा। केंद्र राज्य संबंध। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिससे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो ये हो जाएगा 1987। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया, जिसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है तो राज्य की सहमति के बिना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आपात उपबंध। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। एक आर्टिकल 352 के तहत है और एक दूसरा 356 और तीसरा है 360 के तहत। जो 352 के तहत लगता है उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं और जो 356 के तहत कहते हैं उसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं और जो 360 के तहत लगता है उसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर, राज्यपाल।
किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका पहला सही है। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है। मीन्स अगर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो हम किसी भी कर्मचारी के वेतन या भत्तों में हम लोग कमी की जा सकती है उस टाइम पे। थर्ड नंबर है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। और चौथा सही है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है वित्त आयोग। इसमें का दूसरा और तीसरा सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अवार्ताओं का निर्धारण करता है? संसद विधि द्वारा। अनुच्छेद 280(2) के तहत भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार या उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन। 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है तो इसमें हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी देखिए, योजना आयोग की भूमिका और कार्य अगर हम देखते हैं तो ये संसाधनों का आकलन करता है, पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करता था, योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करता था और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता था। योजना आयोग देश के संसाधनों का आकलन करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करता था, योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करता था, योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता था। ये योजनाएं भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास की एक अवधि के लिए विस्तृत योजनाएं थीं, जिन्हें योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकारी बोर्ड। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। योजना आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक में नीति का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत का परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट हमारा आता है चुनाव आयोग। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। व्यवस्थापक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 तय करी गई थी 61वें संशोधन 1989 से। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। अगेन वही क्वेश्चन, यदि एक राज्य एक कानून चुनाव लागू करता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था भारत में लागू की जाती है। ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समनुरूप करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17 अवसान और अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि दी गई है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र 17 अवसान और विघटन के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उद्भन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आदि के बारे में दिया गया। और जो ये हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव जो ये उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये है चुनाव आयोग को। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? M3। राजनीतिक दल
किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसके लिए 3 शर्तें होती हैं। उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। सेकंड है, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनावों में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। आम आदमी पार्टी क्या है? ये राष्ट्रीय पार्टी है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली-जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तेलुगु देशम पार्टी। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आरपीए एक्ट 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार वह राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्य से लोकसभा में 4 सीटें जीतता हो, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 7 राष्ट्रीय और 40 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम मार्क्सिस्ट कहते हैं, और 5वां है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 6वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसमें देखिए मैच करना है। तो ये पार्टी हमारी बनी थी 1964 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी ये 1925 में। बहुजन समाज पार्टी बनी थी 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम AITC कहते हैं, ये बनी थी हमारी 1998 में। नेक्स्ट हमारा आता है संविधान संशोधन और ये हमारा भाग 20 में है और आर्टिकल 368 के तहत आता है। उसके तहत 3 प्रकार के संशोधन दिए गए, जैसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। और जैसे कोई नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो उसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। और किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 239 का के तहत भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो ये या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एवं 376 संशोधन किया गया तथा 2 नए अनुच्छेद 31 का एवं 31 खा और 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वें को। ये हुआ था 1976 में, ये संशोधन हुआ था।
इसमें क्या किया गया था कि इसमें भारतीय संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी। बयालीसवें संविधान संशोधन के संबंध में इसमें 233 संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े और इसने नए निदेशक तत्व जोड़े, सिद्धांत। यानी अनुच्छेद 39 और 43 से और अनुच्छेद 47, इसने इन सारे आर्टिकल्स के तहत इस संविधान संविधान में यही नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े थे, अनुच्छेद 39 से और 43 से और 47। अनुच्छेद 39 के तहत क्या है, समान न्याय और निःशुल्क सहायता और उद्योगों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये हमारा अनुच्छेद 43A के तहत है। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये कौन से आर्टिकल में, 48A। और अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधान मंडलों सभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया। यानी पहले क्या था कि 192 को प्रतिस्थापित कर, अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया। पहले राष्ट्रपति को दिया गया और बाद में राज्यपाल को दे दिया गया। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को अधिकतम संख्या निर्धारित की, तो 91। और ये संशोधन हुआ था 2003 में। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया, 91। नेक्स्ट आता था हमारा राज्यसभा। भारतीय संविधान की सूची में 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो इसमें से कोई नहीं है, 22। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्थानीय स्वशासन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 में। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 1952, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, चुनाव आयोग। 243 गांव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, राज्य सूची में। पंचायती राज विषय है, तो यह है राज्य की सूची में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, चुनाव आयोग। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है, तो हो जाएगा ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का
सुझाव दिया था, तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत आते हैं, क्षेत्र पंचायत आते हैं और जिला पंचायत आते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो डी प्रशासनिक प्राधिकारी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243 जी के तहत। 243 जी यानी 6 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं जिसके अंतर्गत वो योजनाएं भी हैं और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में भी हैं और कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची भी शामिल है। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें। अगेन वही क्वेश्चन। 243 जे के अंतर्गत पंचायतों को लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं राज्य विधान मंडल। 243 यानी जे प्रधानित करता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत। भाग 9 और 243 आड़ा के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में इनके प्रस्तुत जो रिपोर्ट थी उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई थी। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 21। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ये सभी। ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी इसमें रहती है और सामुदायिक विकास भी करता है। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73वें संशोधन। कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को
नहीं जगाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के और आंध्र प्रदेश 2 अक्टूबर 1959, जैसा मैंने भी पहले भी बताया था। और आंध्र प्रदेश क्या था, दूसरा राज्य बना था। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। 1, 2, 4 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो निर्णय लेने की शक्तियों में पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? 243 डाक के खंड 2 के अनुसार पंचायत संधि प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां परिषदें विद्यमान हैं लागू नहीं होगा। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज आरक्षित। किस राज्य विधानमंडल राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों में किया गया है। बिहार में भी किया गया है, उत्तराखंड में भी किया गया है, मध्य प्रदेश में भी किया गया और हिमाचल प्रदेश में भी किया गया। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? अगेन वही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। बिहार, MP, हिमाचल प्रदेश। तिहत्तरवें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वें। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ था 73वें। 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनर्वीक्षण। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? तो सहयोग आंदोलन। इसमें देखिए मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 से 78, GV राव समिति 1985, ML सिंघवी 1986 और CH हनुमंता राव समिति 1984 और PK थुंगन समिति 1988। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये हमारा नया टॉपिक आ जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। और ये संघवाद का टाइम क्या है? 1992। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत
अनुसूचित जाति की सूची में जनजातियों की संख्या कितनी है? ठीक है, बी 1206। संविधान के 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमारा क्या है? 3:2। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है। तो ये महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून में परिवर्तन से। इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? JS वर्मा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका दूसरा और तीसरा सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसका दूसरा और तीसरा सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो अशोक कुमार मुखर्जी थे। UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये TS तिरुमूर्ति है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? कोफी अन्नान। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कोफी अन्नान। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो ये हैं मिस्र के। इसका पहला दूसरा तीसरा सही है। वह कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आदेश अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है मानवाधिकारों के संरक्षण से। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 में की गई, 1 दिसंबर 1965। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? तो MN वेंकटचलैया। और संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? फरवरी 2000 में। और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करी इसने 31 मार्च 2000 को।
भारत के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सेतलवाद। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल। और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो 400:90। और इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? सीनेट। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं तो अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी। EFR। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्र संघ की स्थापना की संधि के परिणाम स्वरूप हुई? वर्साय की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? 1 जनवरी 2021 को। ऑपरेशन बर्गा वर्ष 1978 में भारत के पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसमें बर्गोदारों को जोतदारों द्वारा की जाने वाली बेदखली से कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो आज से हमारा ये पॉलिटी का पुनर्वलोकन सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा ज्योग्राफी का।